हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपका वेलकम है मिस्टर मेंटोर चैनल पर। मैं हूं मिस्टर मेंटोर। हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़ोटोशॉप की बिगनर सीरीज़। और अभी ये बिगनर सीरीज़ है। बिगनर सीरीज़ के बाद दैन हम एडवांस सीरीज़ पर भी जाएंगे। ओके। चलिए आज हम फ़ोटोशॉप को स्टार्टअप करने वाले तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होता है। फ़ोटोशॉप स्टार्ट हुआ था आपका 1990 में और 19 फरवरी को। इसके फाउंडर थे थॉमस एंड जॉन नॉल, ब्रदर्स थे दोनों। ठीक है। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है। ये आपकी वेलकम स्क्रीन है। ये वेलकम स्क्रीन शो करती है कि लास्ट टाइम जो आपने एडिट किए उसके कुछ सजेशंस देती है कि अगर आप उनमें से कोई डेटा पिक करना चाहते हो तो आप चाहें तो यहाँ से अपना एक पेज भी पिक कर सकते हैं जिसे कैनवस कहते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा उसके बारे में। और आप चाहें तो इसे स्केप से हटा भी सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। मैंने इसे स्केप प्रेस करके हटा दिया है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपको ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट चाहिए होती है। ऐसे ही आपको फ़ोटोशॉप में एडिटिंग करने के लिए एक पेज चाहिए होता है जिसे हम कैनवस कहते हैं। ठीक है। कैनवस को पिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो एक एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप क्या है, एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। एडोब के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मोस्टली ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप। ये सारे एडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। तो इनकी एक ख़ास बात होती है कि एक दूसरे से मर्ज रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप कोई इलस्ट्रेटर में वेक्टर शेप क्रिएट करते हैं, आप उसे फ़ोटोशॉप में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे कैनवस पिक करना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, आपको फाइल मेन्यू में जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना कैनवस पिक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस ये शो कर रहा होता है और यहाँ सेव में वो साइजेस आ रहे होते हैं। अगर आप कोई साइज़ पिक कर लेते हैं वहाँ सेव्ड हो जाता है, आप आकर यहाँ से पिक कर सकते हैं। और ये फ़ोटोज़ में आपको, जैसे आप फ़ोटो की शॉप पर विज़िट करते हैं तो इसके बाद कुछ साइजेस होते हैं, वो इंचेस में आपको हमेशा वैल्यूज़ बता रहा होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए विज़िट करते हैं, बोलते हैं 7x5, या हिंदी में बोलते हैं कि 3x2, 7x5, इस तरीके से उनके पास ये साइजेस अवेलेबल था। आप उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे प्रिंट का होता है आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोज़। अभी हम आते हैं रिसेंट पर। तो यहाँ से आपको जो कैनवस पिक करना होता है उसके आप साइज़ मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो अपनी फ़ाइल को नेम भी दे सकते हैं। तो मैं जैसे दे देता हूँ एडिटिंग। ठीक है। मैंने इस फाइल को नेम दे दिया एडिटिंग। ठीक है। टाइम। ठीक है। अब विड्थ, जैसे जो भी हो आप साइज़ क्रिएट कर रहे हैं तो ये होती है आपकी विड्थ और ये होती है आपकी हाइट। यहाँ पिक्सल किस लिए है, क्योंकि जो हम कैनवस लेने वाले हैं वो पिक्सल, ये आपको पिक्सल शो कर रहा है। ठीक है। ये आपके यूनिट्स हैं। आप चाहें तो इंचेस में अपनी उसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ ले सकते हैं, और मिलीमीटर्स पॉइंट पिकाज में ले सकते हैं। मैं पिक्सल पे प्रेफर करता हूँ क्योंकि हम मोस्टली इमेजेस में एडिट करते हैं और वो पिक्सल पर बेस्ड होती हैं। आप चाहें तो अगर जैसे आप कोई फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने बहुत बताया था आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंगली साइज़ चाहिए, तो आप इंचेस में वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने यूनिट सेट करते हैं सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पिक्सल में ही लें। ठीक है। पिक्सल में ले लिया। ये आपकी विड्थ होती है, ये आपकी हाइट होती है। तो अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि एक स्क्वायर की तरह आपको एक परफेक्ट कैनवस चाहिए, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी विड्थ एंड हाइट दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, तो मुझे क्या करना होगा कि 1000 मैंने इसकी विड्थ ले ली और 1000 मैंने इसकी हाइट ले ली। तो क्या होगा, ये आपका स्क्वायर में कैनवस क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। अब देखिए जैसे मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी, मैंने कर दी 1200। और इसमें ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन ये क्या है, पोर्ट्रेट मोड। जैसे आप फ़ोटो ले रहे होते हैं फ़ोन से, तो पोर्ट्रेट मोड पर क्या होता है कि उसकी हाइट ज़्यादा होती है। हम फ़ोन को देखेंगे तो आपको उसकी हाइट ज़्यादा रहती है उस टाइम पर, फ़ोटो लेते टाइम। पोर्ट्रेट मोड कहते हैं उसे। तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट करूँगा तो इसकी हाइट, इसमें क्या होगा कि इसका हाइट ज़्यादा रहेगी। देखिए जैसे मैं पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करा तो देखिए इसकी विड्थ ऊपर से नीचे रिप्लेस हो गई।
ठीक है, नीचे आ चुकी है और विड्थ ऊपर जा चुकी है। ये हो गया आपका पोर्ट्रेट मोड। और अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो लैंडस्केप मोड हो जाएगा। जैसे आप फ़ोन को रोटेट करके लैंडस्केप मोड पे वीडियो बना रहे होते हैं तो मोस्टली तो ये उस तरीके से लैंडस्केप मोड पे चला जाता है। अब देखिए अब इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ठीक है, अब मैं और ये रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है कि एक इंचज़ में आपके कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर्स में पिक्सल शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी वैल्यू का हम सेंटीमीटर्स में देखना चाहते हैं तो कितने दिखा रहा है, 118 पिक्सल इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पिक्सल पर इंच। तो रेजोल्यूशन क्या होती है कि आपकी कैनवस की क्वालिटी होती है एक तरह से। तो इस लोवेस्ट रेजोल्यूशन क्या होती है आपके उसकी, तो लोवेस्ट रेजोल्यूशन क्या होती है आपके फ़ोटोशॉप की 72 और हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है 300। तो अगर आप हाई क्वालिटी में जाना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा 300 पर रेजोल्यूशन को लेकर चलें, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपके कलर मोड्स हैं। इसमें हम मोस्टली ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली RGB यूज़ करते हैं। तो बाकी इन सब के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं आपको ग्रे स्केल और RGB करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे अब ग्रे स्केल कैनवस में पिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं अगर ब्रश टूल ले लूँ, ब्रश टूल ले लिया मैंने और यहाँ से मैं कोई कलर पिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ब्लू ले लिया तो मैं जैसे ही इसे यहाँ पेंट करता हूँ बट ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में पेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रे स्केल कैनवस है। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ग्रे स्केल कैनवस कैसे हैं तो आप यहाँ ट्रे पैनल में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रे। तो एक तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रे स्केल कैनवस है। सेकंड क्या आप कलर देख सकते हैं ग्रे कलर में ही आ रहे हैं, कोई भी कलर पिक करेंगे उसकी वैल्यू वो ग्रीन में ही शो होगा आपको, ठीक है। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फाइल मेन्यू में जाके अपना न्यू RGB पिक कर लेंगे हम। और RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। ओके, तो देखिए मैं इस पर कलर कर रहा हूँ तो देखिए आपके क्या हो रहे हैं कलर। अब ये कैनवस पर आपके कलरफुल कलर फिलअप हो रहे हैं। ये देखिए अब मैं कोई भी कलर पिक करता हूँ तो वो कलर इस पर फिलअप हो जाएगा, ठीक है। मैंने ब्लू कलर पिक कर लिया, अब मैं इसे फिलअप करता हूँ, ये फिलअप हो जाएगा। ओके, सो ये आपका RGB कैनवस है। आप इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये RGB है, ठीक है। देन चलिए मैंने आपको कहा था 2 के बारे में बताऊँगा, मैं आपको CMY के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए CMY की किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने प्रिंटर्स में देखा होगा छोटे छोटे 4 बॉक्सेस होते हैं तो उन चारों बॉक्सेस में कलर फिलअप होते हैं 4, ठीक है। C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। तो ये कलर्स पे कोड लिखे होते हैं। तो K फॉर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि इसमें B साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसे प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटिंग में जो प्रिंटर में जो कलर्स यूज़ करते हैं हम CMY के कलर्स ही यूज़ करते हैं, बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम RGB को प्रिंटर में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाए वो कलर फेड हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं CMY के कलर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आपको मैं मोस्टली सारा बता चुका हूँ, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कर रखा है हमने कैनवस। सो देन अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मूव टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको पहले एक ये मूव टूल कैसे काम करता है। अब जैसे मैंने एक ब्रश क्रिएट कर दिया इसके ऊपर तो इसे मूव करने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन बट ये मूव नहीं हो रहा, देखिए क्योंकि ये है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे कि आप एक वॉल है, आप समझिए कि ये जो मैंने पेंट कर दिया है एक दीवार पर मैंने एक पेंट कर दिया, ठीक है। बट अगर हम दीवार पर पेंट कर देंगे तो हम दीवार पे से पेंट को फिर हटा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं सेकेंडरी कि हम दोबारा उस पर एक वाइट पेंट करें और फिर जब जाके हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे मूव कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर मैं क्या करूं कि दीवार के ऊपर एक मैं ट्रांसपेरेंट मिरर लगा दूं और फिर उस ट्रांसपेरेंट मिरर के ऊपर मैं कुछ लिख दूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। सो फिर मैं उस मिरर को क्या कर सकता हूं, वहां से हटा के लगा सकता हूं कहीं और इसे मैं रोटेट घुमा भी सकता हूं, रोटेट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये है आपका लेयर पैनल, ठीक है। ये क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपकी एक न्यू लेयर बन के आ जाती है। ये रही ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये आपके पिक्सल्स शो हो रहे हैं, पिक्सल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये उसी ट्रांसपेरेंट मिरर की तरह मैंने इस पर एक लेयर लगा ली। आप इसे वो ट्रांसपेरेंट मिरर मान लीजिए। अब जैसे मैं इस पर एक एस बना देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये बना दिया
और अब मैं यहाँ पर मूव टूल ले लेता हूँ। मूव टूल की शॉर्टकट की होती है वी, ठीक है। आप वी प्रेस करेंगे तो अभी आप मूव टूल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसे क्लिक करा है, मैंने इसे रोटेट कर रहा मूव कर रहा हूँ, तो देखिए दिखा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। देखिए उस मिरर पर है, यानी कि जो हमने, आप मान लीजिए कि वो जो हमने मिरर लगाया था, हमने उस पर ऑब्जेक्ट बनाया, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो आप लेयर पैनल में आकर यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट इस पर बना हुआ ट्रांसपेरेंट मिरर पर। तो आप इसे मूव कर सकते हैं। आप रिसाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी करेंगे, देखिए कंट्रोल टी, तो देखिए अब ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये देखिए छोटा बड़ा आप इसे कर सकते हैं, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे आप। तो ऐसे आप मिरर पे काम करते हैं। अब जैसे देखिए और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। तो ये पॉइंटर्स किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इसे अनसेलेक्ट करूँ मूव टूल लेके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो अगर आप इस पर टिक लगा कर रखेंगे तो जैसे ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी आपको रिसाइज किए बिना ही रिसाइज के ऑप्शन शो होने लगेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन ना शो हों तो आप इस पर से टिक हटा दें, ठीक है। और फिर अगर आपको रिसाइज करना होगा तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। देखिए मैं यहाँ इंडिकेटर में देख सकते हैं आप कंट्रोल प्लस टी, और अब आप रिसाइज कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसे मूव कर लेता हूँ, अब न्यू लेयर पिक करता हूँ, तो देखिए न्यू लेयर एक तरीके से और पिक हो सकती है। कैसे कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन क्लिक करें, प्रेस करेंगे, तो देखिए आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने पर। सो अब यहाँ पर आप अपनी लेयर को नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ए, क्योंकि मैं इस पर ए टाइप करने वाला हूँ, और फिर ए लिखने बनाने वाला हूँ। और फिर आप यहाँ पे इस लेयर को कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो मोड इसके ले सकते हैं। इन मोड्स के बारे में, ब्लेंडिंग मोड्स हैं, मैं आपको इनके बारे में बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसकी लेयर की ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो हम ये नेम दे दिया हमने लेयर को, और हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी न्यू लेयर आ चुकी है, यानी एक और हमने ट्रांसपेरेंट मिरर लगा दिया। तो अब मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश की शॉर्टकट किया गया होती है आपकी बी, ठीक है, ओके। सो देखिए ब्रश को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से आपका ब्रश बड़ा हो रहा है। अब लेफ़्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से क्या हो रहा है, आपका ब्रश छोटा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इससे अपने ब्रश को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक, अच्छी ट्रिक बताऊँ आपको, तो ऑल्ट दबाएंगे आप, और मैंने राइट क्लिक उसके साथ में प्रेस कर लिया, दोनों को मैंने प्रेस कर रखा। आप इंडिकेटर में देख सकते हैं ऑल्ट प्लस होल्ड बता रहा है राइट क्लिक। तो अगर आप ऊपर करते हैं तो इसका ब्रश सॉफ्ट हो जाएगा, यानी हार्डनेस कम हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है डायमीटर, हार्डनेस ब्रश के साइड में, और ओपेसिटी। तो देखिए हार्डनेस कम हो रही है, और अब मैं नीचे कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं ब्रश को स्मूथ रखना चाहता हूँ, इसलिए ऊपर कर लूँगा, ऑल्ट और राइट क्लिक दबा के ऊपर ड्रैग करूँगा तो स्मूथ होगी, यानी हार्डनेस कम होगी, और नीचे करूँगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो स्मूथ कर लेते हैं हार्डनेस को, और यहाँ पे हम अब देखिए ब्रश चलाते हैं तो आपका ब्रश स्मूथ हो चुका है। अगर आप इसका साइज़ मैनेज करना चाहते हैं शॉर्टकट की इसके थ्रू, तो ऑल्ट प्रेस करूँगा मैं, फिर देन मैंने राइट क्लिक प्रेस कर लिया। मैंने दोनों को प्रेस कर रखा है। राइट साइड ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश बड़ा होगा, लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश छोटा होगा, ओके। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सिलेक्शन टूल के बारे में। लेयर्स आपको समझ में आई गई हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको दूसरा लेयर, मैं एक और लेयर पिक कर लेता हूँ, तो शॉर्टकट की से एक और बार पिक करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, और मैंने इसे नेम दे दिया ए, और ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ ए बना देता हूँ दूसरी लेयर पर। आप देख सकते हैं ये लेयर ब्लैंक है, और मैंने यहाँ बना दिया इस पर ए। तो अब देखिए मूव टूल लेंगे, अब आप, ये आपका ए है और ये आपका एस है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी लेयर पर है, तो देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ये पर राइट क्लिक करा तो ये बता देगा कौन सी लेयर पर है, ए पर। और जैसे मैं चेक करना तो एस कौन सी लेयर पर है, राइट क्लिक करा तो लेयर 1 पर इसने दिखा दिया। और ये भी दिखा रहा था कि इसके नीचे क्या है, कि इसके नीचे क्या है, बैकग्राउंड है, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके नीचे भी क्या है, बैकग्राउंड है, ठीक है, ओके। सो अब आप, आई होप कि आप लेयर को अच्छे से समझ गए हों, ठीक है। और देखिए लेयर का ये भी फ़ायदा है, सपोज़ करिए कि हमने ये दोनों लेयर्स पर बना रखे हैं। अब आप बैकग्राउंड पर को सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड के लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर मैं ये ऊपर वाला कलर फिलअप करना चाहता हूँ, जिसे फोरग्राउंड कहते हैं,
तो मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यूज़ करूँगा, सो वो कलर बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड की लेयर को सेलेक्ट कर रखा है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबा रहा हूँ मैं। तो देखिए ये पिंक कलर, रेडिश जो कलर है, ये इस पर फिलअप हो चुका है। अब ये नहीं दिख रहा क्योंकि ये भी हमारा सेम इसी कलर का था। अब आप नीचे वाला कलर फिलअप करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। सो अब आप दोनों कलर्स को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम वाइट कलर ही फिलअप कर दें दोबारा से कैनवस, तो आप डी दबाते हैं। तो देखिए डी दबाने से क्या होता है कि आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर डी दबाया मैंने, तो देखिए आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स आ चुके हैं। अब हमें कौन सा कलर करना है, वाई। सो आप कलर को वैसे ऊपर इसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आप यहीं से चेंज करना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं वाइट को, तो आप एक्स दबाएंगे। तो देखिए एक्स से क्या होता है कि आपके कलर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्स प्रेस करूँगा तो देखिए कलर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हमें वाइट करना है तो मैंने कलर ऊपर कर लिया एक्स से चेंज कर। और अब मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर को फिलअप कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट है हमारी लेयर, याद रखें कि आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और देन आपको ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करना। तो यहाँ पे वाइट कलर फिलअप हो चुका है। तो ये लेयर्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको मिरर्स लगाए हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट उन पर हैं, आप इन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका बैकग्राउंड अलग आपका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। सो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सिलेक्शन टूल के बारे में। तो देखिए ये सिलेक्शन टूल ले लिया है मैंने, मार्की रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहते हैं इसे। तो ये बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो ये होता है आपका न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन क्या होता है, देखिए पहले आपको मैं समझाता हूँ कि सिलेक्शन क्या होता है। जैसे अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लिया मैंने, जिसकी शॉर्टकट ये मैंने वी बताई थी, ठीक है। ब्रश टूल ले लिया। अब मैं इससे आपसे कहता हूँ कि अगर आप स्क्वायर बना दें परफेक्ट सा, तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, परफेक्टली बना नहीं सकता स्क्वायर, ठीक है। बट अगर हम सिलेक्शन का यूज़ करें, देखिए कंट्रोल जेड मैंने करा, अनडू के लिए क्या करते हैं आप, कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर मैंने बना दिया, फिर मैंने बना दिया। तो अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो देखिए रिटर्न जा रहा है, ठीक है। अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, फिर दोनों को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को, फिर दोबारा से जेड प्रेस कर देंगे, फिर दोबारा से जेड प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट को दबा कर रखना है और फिर जेड को दबाते चले जाना, तो आपको रीडू होता चला जाएगा। फिर रिटर्न जाना चाहते हो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इससे अनडू होता है कंट्रोल जेड से, और रीडू होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर ये बनाया मैंने, क्लिक करके ड्रैग कर दिया सिलेक्शन। वैसे इसकी शॉर्टकट की होती है एम, ठीक है। और अब मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ऑल्ट राइट क्लिक एंड राइट साइड ड्रैग कर देता हूँ। तो अब मैं देखिए मैं ब्रश करता हूँ तो आपका कलर सिर्फ आपके सिलेक्शन के अंदर ही फिलअप हो रहा है। क्योंकि तो सिलेक्शन क्या है बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे या आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्या है, हमारा जो कैनवस है, इस कैनवस का एक एक्टिव पार्ट है, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, इस कैनवस का एक्टिव पार्ट है। जब ये रनिंग पे होता है तो डेटा इसी के अंदर क्रिएट होता है, अदरवाइज बाहर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर क्रिएट करूँ तो ये नहीं होगा, ठीक है, सिलेक्शन के अंदर ही होगा। और देखिए अगर आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू इनमें कलर फिलअप करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे मैं फोरग्राउंड का कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये और ये सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ओके। सब ऊपर वाला कलर फिलअप करना है तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और नीचे वाला फिलअप करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। यानी फोरग्राउंड कलर फिलअप करना चाहते हैं ऊपर वाला तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और नीचे वाला फिलअप करना चाहते हैं बैकग्राउंड तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है, ओके। सो अगर आप, और देखिए सिलेक्शन जब तक रनिंग पे तो आप इसके अंदर कलर चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपने सिलेक्शन डन कर दिया तो सिलेक्शन डी सेलेक्ट या डन किससे होता है, कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो अब आप यहाँ डेटा बना सकते हैं। सो आप ध्यान रखें कि जब आप सिलेक्शन रनिंग पे हो, जब भी आप डेटा में चेंजेस करें, यानी कलर चेंज करें इसमें। अदरवाइज सिलेक्शन डन होने के बाद अगर करेंगे तो वो फिर बाहर भी होने लग जाएगा। तो सिलेक्शन किससे हटता है मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल डी से, ठीक है। और कंट्रोल जेड से मैंने सब कुछ हटा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सिलेक्शन में आपको उसके और मोड्स बताता हूँ। देखिए ये है ऐड सिलेक्शन मोड। सो ये कि बेसिकली किसी नहीं होता है, पहले देखिए न्यू सिलेक्शन क्या करता है, सिर्फ एक सिलेक्शन होता है, दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ, पहला हट जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं और देखिए एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे ऐड सिलेक्शन। ये देखिए अब इससे हम मल्टी सिलेक्शन बना सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सो हमारे 4 सिलेक्शन बन चुके हैं, ठीक है। अब आप इनमें कलर्स भी कर सकते हैं उन शॉर्टकट कीज़ के थ्रू, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस,
और चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे इन सिलेक्शंस के अंदर ही डेटा बनेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, सो अब मैं इसका एक और यूज़ बताता हूँ ऐड सिलेक्शन से। और हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एक ये बना दिया और मैंने इसे एक अंदर से निकाल दिया, तो क्या हो गया, कंबाइन। ठीक है, ओके। और फिर आपके अंदर वही चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन क्या करता है, देखिए जैसे मैंने एक सिलेक्शन बनाया और फिर देन मैंने क्या करा कि एक और सिलेक्शन बनाता हूँ और इस पर ऐसे ले आता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसे जितना पार्ट इस पर आ रहा है वो इसे क्रॉप कर देगा। एक काम ये होता है सिलेक्शन का। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं अंदर की साइड से निकालूं तो ये क्या होगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर देगा। इस पर कलर फिलअप नहीं होगा, अदरवाइज़ ये जो अब एरिया बचा है ये इससे सब्ट्रैक्ट कर चुका है कि इसने कि इस पर कलर नहीं होना है। तो बाकी जो सिलेक्शन आ रहा है ये दो इनमें हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ये देखिए कलर हो गया। तो ये कुछ एक अच्छा सा सिंपल सा फ्रेम बन चुका है, फ्रेम टाइप। ठीक है, ओके ओके। सो रिटर्न आ जाते हैं। अब देखिए एक और ऑप्शन बचा है आपका, इंटरसेक्ट। तो एक ये ले लिया मैंने, सिलेक्शन बना लिया। ऐड सिलेक्शन से मैं 3-4 सिलेक्शन बना लेता हूँ, 1 2 3 4। अब मैं ले लेता हूँ आपका इंटरसेक्ट सिलेक्शन। सो देखिए अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, सो इसके अंदर जितने भी सिलेक्शंस आ रहे हैं वो रह जाएंगे, बाकी अदरवाइज़ रिमूव हो जाएंगे। सो हो चुके हैं। अब वहाँ पे आप सिंपल वही स्टेप रिपीट करते हैं। मुझे नीचे वाला कलर करना है बैकग्राउंड, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ओके ओके। सो देखिए अब हमने सिलेक्शन कर लिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आप सिलेक्शन से कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा न्यू लेयर लें। वो मुझे बस आपको समझाना था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड लेयर पर बनाकर दिखा दिए थे। देखिए मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर पर लेने का क्या फ़ायदा है, देखिए पहले मैं आपको बैकग्राउंड पर बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड पर एक सिलेक्शन बनाया और कलर फिलअप कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया, तो देखिए अब आप इसे मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा। जैसे मैंने कि वॉल वाला एग्जांपल दिया था, तो देखिए ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से ये एरर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड, इसे हटाना है, कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे। देन आप न्यू लेयर पिक करेंगे। अब इस पर आप क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और फिलअप कर देंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी, और अब मैं मूव टूल लेके इसे मूव कर सकता हूँ क्योंकि अब ये न्यू लेयर पर है। ओके ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब सिलेक्शन, अब देखिए सिलेक्शन के बारे में एक और अच्छी चीज़ बतानी है। जैसे आप सिलेक्शन अभी देख रहे थे, बार बार हमें यहाँ पर जाके प्रेस करना पड़ता है, देन हम सिलेक्शन के ऑप्शंस को यूज़ कर पाते हैं। बट मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे आगे चलकर। सो अभी मैं न्यू सिलेक्शन पर हूँ, एक सिलेक्शन बना लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं ऐड सिलेक्शन यूज़ करना चाहता हूँ बिना वहाँ पर जाए। तो देखिए आपको क्या करना है कि आप शिफ्ट जैसे ही प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं तो देखिए आपको ये एड्स इस कर्सर पॉइंटर के साइड में प्लस दिख रहा है। ओके, सो आपको प्लस दिख रहा है, तो ये क्या है कि अब ऐड सिलेक्शन रनिंग पर है। तो जैसे आप इसे ड्रैग करके बनाएंगे तो देखिए ऐड सिलेक्शन बन चुका है। अच्छा एक और चीज़ कि आपने एक सिलेक्शन बना लिया तो आप शिफ्ट दबाकर अगर ऐसी बिना सिलेक्शन बनाए शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो आपको प्लस नहीं दिखेगा। वो जब ही दिखता है जब आप एक सिलेक्शन बना चुके हैं होते हैं और फिर आप शिफ्ट दबाते हैं, तो जब ये प्लस दिख रहा होता है। देखिए अब यानी आप ऐड सिलेक्शन मोड पे, आप चाहे तो कंबाइन कर लें, चाहे तो दूसरा एक और उसके साइड में बना लें शिफ्ट। तो शिफ्ट से क्या होता है कि कुछ वक्त के लिए यानी टेम्परेरी टाइम के लिए वो उस पर आ जाता है। जैसे मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा देखिए वहाँ से यहाँ से अब हटेगा। देखिए जैसे शिफ्ट से फिंगर हटाया तो देखिए वो रिटर्न न्यू सिलेक्शन पे जा चुका है। तो कंट्रोल डी कर देते हैं। अब ऑल्ट सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन यूज़ करना चाहते हैं आप, अब हमने बना लिया है तो ऑल्ट दबाऊंगा, देखिए ये आ गया आपका माइनस। तो अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, चाहे तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंटरसेक्ट की क्या शॉर्टकट की होती है, अब मैं शिफ्ट से ऐड सिलेक्शन बना लेता हूँ 3-4। अब और मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबाता हूँ तो क्या होगा, ये आपका इंटरसेक्ट यूज़ हो जाएगा। ऑल्ट प्लस शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं अब हम, तो देखिए क्रॉस आ चुका है इस पर, और हम ड्रैग करेंगे तो जो भी सिलेक्शन इसके अंदर आ रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वही रह जाएंगे, अदरवाइज सारे हट जाएंगे। ओके, सो शॉर्टकट कीज़ याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। अब देखिए सिलेक्शन आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ फैदर। फैदर देखिए क्या करता है, पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। फैदर हमारे सिलेक्शन के एजेस को स्मूथ कर देता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, तो सिलेक्शन बनाता हूँ
और पहले मैं नॉर्मल सिलेक्शन बनाता हूँ और इससे आपको कलर फिलअप करके दिखाता हूँ। देखिए हो गया। अब मैं एक और सॉरी, विदाउट फेदर बना के दिखाना था पहले, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं आपको एक नॉर्मल सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ और इसमें कलर फिलअप करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल डी। अब देखिए फेदर जब भी देना होता है तो सिलेक्शन बनाने से पहले दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप चले जाएँ, अगर आप यहाँ से बना रहे हैं तो आपको पहले फेदर देना पड़ेगा। यहाँ पे 5 दे दिया, जैसे मैं देता हूँ 10। और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखिए इसके एजेस राउंड हो चुके हैं, यानी ये जो फेदर अब कलर फिलअप करने वाले हो काफ़ी स्मूथ बनने वाला है। मैं फिलअप करता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो देखिए इसके एजेस कितने स्मूथ हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये फेदर का ये काम होता है कि हमारे एजेस को स्मूथ कर देता है, ठीक है। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ से फ़ायदा देना चाहते हैं तो सिलेक्शन बनाने से पहले यहाँ पर फ़ायदा दे दें। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन बना लिया आपने बाई चांस और जब आप फ़ायदा देना चाहते हैं तो उसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपने सिलेक्शन बनाया यहाँ पर, ठीक है। बट आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया आपको हर ऑब्जेक्ट न्यू लेयर पे बनाना है, बट मैं इसी पे बना रहा हूँ क्योंकि बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप न्यू लेयर पे ट्राई करें, मतलब दूसरी लेयर पे ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे आपने सिलेक्शन बना लिया, आप न्यू लेयर पे करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं न्यू लेयर पे क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना है। अब आप कलर फिलअप करेंगे तो वो न्यू लेयर पे क्रिएट हो जाएगा, यानी सेकंड लेयर पे। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं फ़ायदा 0 कर देता हूँ और मैं इस सिलेक्शन को हटाता हूँ और अब मैं बनाकर दिखाता हूँ। जैसे आपने नॉर्मल सिलेक्शन बनाया तो अब ये शार्प टाइप का बनेगा, हमें पता है। लेकिन हम अब फेदर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आएंगे फेदर, फेदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूछ रहा है कितना फेदर देना, तो हमने दे दिया 10 और यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके ये फेदर ऐसे दे सकते हैं सिलेक्शन बनने के बाद, अगर आप देना चाहें तो। फिर आप कलर फिल करेंगे तो फेदर उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल डी कर दिया अब हमने। अब हम ये आ जाते हैं फिक्स रेशियो और फिक्स साइज़, ये क्या चीज़ होती है। देखिए फिक्स रेशियो क्या होता है कि जैसे आप स्क्वायर को देखते हैं कि उसकी विड्थ और हाइट सेम होती हैं, तो इसलिए हमने एक रेशियो दे दिया 1 और 1, यानी जो भी चीज़ बने उसकी विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, इससे इक्वलिटी हो रही है, ठीक है। अब मैं क्रिएट करता हूँ अगर सिलेक्शन तो वो स्क्वायर में ही बनेगा, ओके। क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन पे बनाते थे तो फ्री ट्रांसफॉर्म होता था, आप कैसा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स रेशियो यूज़ करेंगे तो आप या तो स्क्वायर बना लें, और आपने देखा रेक्टेंगल में क्या होता है उसकी वैल्यू विड्थ ज़्यादा होती है, तो मैं इसे कर देता हूँ 2। तो अभी ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट उतनी है कम है, ठीक है। तो ये देखिए आपका रेक्टेंगल बन गया। अगर आप पोर्ट्रेट में उनमें बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए तो मैंने अब हाइट ज़्यादा कर दी है और विड्थ कम कर ली, तो अब ये पोर्ट्रेट मोड में बनेगा। सो ऐसे फिक्स रेशियो का यूज़ किया जाता है। फिक्स साइज़ क्या होता है, फिक्स साइज़ में क्या होता है, आप एक पहले ही उसे पर्टिकुलर साइज़ दे देते कि मुझे इसकी विड्थ इतनी चाहिए, हाइट और इतनी चाहिए। तो अब हमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आप क्लिक करेंगे वो उसी साइज़ में आपका सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इस पर फेदर वगैरह आप सभी उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कलर भी फिलअप कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। ओके, कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल जेड करके रिटर्न आ जाते हैं और कंट्रोल डी कर लेते हैं। सो देन अब हम क्या करते हैं, ये आपको समझा चुका। अगर आप ऐड सिलेक्शन से और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मैं ये देखिए यहाँ ऐड सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एक से ज़्यादा बना लेता हूँ। शिफ्ट दबा के मैं बस क्लिक कर रहा हूँ बार बार, और मैं इन्हीं सबको क्या करना चाहता हूँ कि फ़ायदा देना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, फ़ायदा दिया और मैं थोड़ा काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे फ़ायदा दे दिया 10 और एंटर। अब ये स्मूथ हो चुके हैं तो मैं इनके लिए कलर पिक करता हूँ, ये रेड, और न्यू लेयर ले रखी है मैंने, देखिए। और मैं इस पर क्या कर लेता हूँ, फिलअप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। सो देखिए आपका एक काफ़ी स्मूथ एजेस के साथ ये आपके डिज़ाइंस बन चुके हैं फेदर से। सो ये फेदर का काम होता है बेसिकली कि एजेस को स्मूथ करना। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से सब लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो अब आपको मैं समझाता हूँ, देखिए थोड़ा वर्क स्पेस के बारे में। सो देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था इनके बारे में तो आर्ट बोर्ड का ऑप्शन नहीं बताया। तो आर्ट बोर्ड क्या होता है, देखिए आर्ट बोर्ड और बैकग्राउंड में ये डिफरेंस होता है। ये देखिए आर्ट बोर्ड जब आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ था, आर्ट बोर्ड, ओके। और ये बैकग्राउंड जो होता है आपके इसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि आर्ट बोर्ड बेसिकली इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है, इस पर वेक्टर शेप क्रिएट की जाती हैं,
बट हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी आप डिफरेंस देखना चाहें तो जब आप गलती से अगर बाई चांस कभी हुआ कि आप यहाँ कैनवस पिक कर रहे हैं और आपने टिक लगा दिया यहाँ पर, तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आर्टबोर्ड है, और ये देखिए यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको आर्टबोर्ड नहीं लेना, आपको बैकग्राउंड ही पिक करना है। तो हमेशा यहाँ से पिक करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर टिक नहीं लगा होना चाहिए, आपको यहाँ से टिक हटा देना, देन बैकग्राउंड को पिक कर लेना है। और देखिए थोड़ा मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ यहाँ से, कि अगर सपोज़ करिए मैंने यहाँ से इसे एडजस्टमेंट को निकाला, मैं यहाँ से चीज़ों को निकाल के, मैं अभी देखिए मैं प्रॉपर्टी पर क्लिक कर रहा हूँ लाइब्रेरीज़ पर, मैं चाहता हूँ कि परमानेंटली यहाँ पर आ जाए, तो मैं इसे यहाँ से निकाल के ऐसे भी रख सकता हूँ। और मैं चाहूँ कि मैं इसे यहाँ पाथ के साइड में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे निकाल के यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। तो वो क्या चीज़ होगी, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि पाथ को मैं यहाँ नहीं यहाँ पर रखूँ, तो मैं इसे यहाँ पे आके ऐसे लगा सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके। और आप चाहते हैं कि ये जो सेटिंग करी है ये मेरी सेव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, विंडो के पैनल में जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे वर्क स्पेस में, एसेंशियल पर रखेंगे, ठीक है। मैं भी यही यूज़ कर रहा होता, तो आप भी यूज़ करिएगा। फिर आप कर देंगे न्यू वर्क स्पेस, तो क्या होगा, आपकी सेटिंग ऐसे ही सेव हो जाएगी, ठीक है। मैं भी इसे नहीं कर रहा, आप कर लेंगे तो आपकी सेटिंग एज इट इज़ सेव हो जाएंगी। ओके। और देखिए समटाइम्स क्या होता है कि हमारे टूल्स गायब हो गए होते हैं, ये मैं हटा देता हूँ इन्हें निकाल के, ये हटा दिए ये, और देखिए यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया, यहाँ निकाला और ये ऐसे हटा दिया, ठीक है। और मैंने इसे निकाला यहाँ से और इसे भी हटा दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा रिटर्न आ जाए। समटाइम्स आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, तो आप क्या करिएगा कि विंडोज़ में जाइएगा, वर्क स्पेस, और आप कर दीजिए रिसेट इसेंशियल्स, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वर्क स्पेस रिसेट होकर एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा जैसा बाय डिफ़ॉल्ट आया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका टूल पैनल ऐसे सिंगल कॉलम में आ रहा है। अगर आप इसे डबल कॉलम में देखना चाहते हैं जैसे कि आ रहा था, तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, आपका ये डबल कॉलम में आ जाएगा। ओके। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी किसी के पास क्या होता है कि लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी अगर कुछ लोगों के पास, वो क्या करें, मैं उनको प्रीफर करूँगा, देखिए मैं उनको प्रीफर करूँगा कि वो फ़ोटोशॉप का 2019 वर्ज़न यूज़ करें। ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी पर भी अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। और जो मैं ये वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोटोशॉप का 2021 वर्ज़न है। अगर जिनके पास लो पीसी कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है और उन्हें लगता है कि 2021, और वैसे भी वो अगर चलाएंगे तो वो स्लो ही चलेगा, परफॉर्म स्लो करेगा। अगर वो चाहते हैं कि अच्छे से परफॉर्म करें तो वो 2019 वर्ज़न यूज़ करें। वो इसके मोस्टली इसके 90% टूल्स आपको उसमें मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अगर किसी के पास लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है तो वो फ़ोटोशॉप 2019 यूज़ कर सकता है। तो जो भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको उसमें मिल ही जाएंगी, ठीक है। और जो इनके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन में है वो 2021 या 22 पर भी जा सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई आपको लगा हो कि कुछ चीज़ मिस पॉइंट है या फिर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।